बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित और मेरे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी की, मोदी के ध्यान की और सियासी घमासान की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर उन्होंने ध्यान लगाया। आपको बता दें कि 1 जून की शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मग्न रहने वाले हैं। समंदर के तट पर लोगों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2019 में भी केदारनाथ में 17 घंटे तक नरेंद्र मोदी गुफा में रहे थे। मेडिटेशन प्लान को लेकर चुनाव आयोग कांग्रेस पहुंच चुकी है, क्योंकि इस बात से नाराज है कांग्रेस और इसको राजनीतिक रूप से देख रही है। कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। तो देखिए, ध्यान लगाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उससे पहले ही कांग्रेस यहां पर सियासी घमासान के मूड में। 2019 में भी केदारनाथ गए थे और एक अच्छी विक्ट्री जो है प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उसी के बाद से ये कह सकते हैं कि इस बार के टर्म में प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण में जाने वाले हैं और यहां वो ध्यान लगाने वाले कन्याकुमारी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, मेडिटेशन प्लान को लेकर चुनाव आयोग कांग्रेस पहुंच गई है। कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। तो समंदर के तट पर लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर। ये वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था। बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगह ध्यान के लिहाज से। और 1 जून की शाम तक प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मग्न रहेंगे। आपको यह भी बताते हैं कि दक्षिण आखिरकार क्यों चुना है। इससे पहले तो वो उत्तर में थे और अब दक्षिण क्यों। तो केदारनाथ में पहले उन्होंने 17 घंटे का ध्यान किया था, गुफा में रहे थे और एक अच्छी विजय जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और अब दक्षिण में, दक्षिण खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार फोकस करती हुई दिखाई दी। पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा दक्षिण को गढ़ बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। तो उत्तर से लेकर तो दक्षिण तक आपको यह भी बताते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर दक्षिण में मोदी के ध्यान मग्न होने के मायने क्या है। 2019 में अमरनाथ में उन्होंने ध्यान लगाया था। तो 2019 की बात कर रहे हैं, उस वक्त अमरनाथ में। अब 2024 में दक्षिण में ध्यान लगाते हुए दिखाई देंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक भारत का संदेश प्रधानमंत्री मोदी देंगे। मोदी के मिशन दक्षिण का ये हिस्सा भी है और विवेकानंद से कनेक्ट दिखाने की यह कोशिश भी। तो प्रधानमंत्री मोदी की एक खास छवि दिखाने की कोशिश है। पूरे चुनाव भर में हमने देखा दक्षिण पर खास तौर पर फोकस भी था बीजेपी का, और ये इसके ये भी मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि पहले अमरनाथ और अब प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण में जा रहे हैं और ध्यान मग्न होंगे। और ध्यान मग्न होने के भी उनके बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। और चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पहले दक्षिण में पहले अमरनाथ में ध्यान लगाया था उन्होंने, 2019 में एक अच्छी विक्ट्री मिली थी, और अब दक्षिण में। देखिए, राजनेताओं के साथ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनके हर काम में हम राजनीति देखते हैं, और इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि राजनीति होती भी है। लेकिन कई बार ये प्रश्न मन में उठता है। मैं यहाँ मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ हर उस राजनेता की बात कर रहा हूँ। मुझे याद है कि उमा भारती जी जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और एक बार हम लोग वो भोजन कर रही थी और पत्रकारों का समूह जिसमें मैं भी शामिल था और हम उनके पास पहुँच गए, तो उन्होंने बहुत गहरी पीड़ा के साथ ये कहा था कि कम से कम भोजन करने के लिए तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे बात कर ही रही हूँ, लेकिन आप लोग ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अंदर तक डाइनिंग टेबल तक मुख्यमंत्री निवास में आप आते हैं और स्वागत है आपका, लेकिन इस समय मुझे छोड़ दीजिए। मैं असहज हो जाऊंगी कि आपके कैमरे या आप मेरे सामने बैठकर मेरा चेहरा निहारते रहेंगे और मैं भोजन करती रहूं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब मोदी जी क्यों गए हैं, किस प्रयोजन से गए हैं, और उस प्रयोजन के चुनाव से हम सीधे जोड़ दें कि ये इसका एक ही प्रयोजन है कि उनको चुनाव जीतना है, इसलिए वो वहाँ गए हैं। तो क्या चुनाव जीतने में अगर माने भी हम इसमें सच्चाई है, तो क्या कन्याकुमारी का ये ध्यान उनकी मदद कर देगा?
क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है ये। और इसी तरह आप देखिए राहुल गांधी जी को लेकर जिस तरह के हमले हुए, जिस तरह की बातें सामने आईं, उनको लेकर उनकी मैच्योरिटी लेवल को लेकर बीजेपी की तरफ से जिस तरह की बातें गई, ये बहुत चुभता है, कई बार बहुत पीड़ा देता है, आपको बहुत कष्ट पहुंचाता है। आपको और मुझे ही लेकर कहा जाए कि साहब आपका क्या सोच का स्तर है, आप तो जीरो हैं बिल्कुल, आपको कुछ नहीं आता है, आप तो इस देश को समझते ही नहीं हैं। लेकिन ये राजनीति का ये वो कड़वा घूंट है जिसे आज़ादी के बाद से लेकर या आज़ादी के पहले से लेकर अब तक हर राजनेता ने पिया है, और ये उसकी विवशता है कि वो इसको पिएगा। और मेहमान भी जुड़ गए हैं ललित, तो आप परिचय उनका करा दीजिए, तो हम कमेंट लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ देखिए मेहमान जुड़ गए हैं, आनंद जाट जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्टूडियो में हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के। अवधेश पुरी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और शुरुआत चलिए करते हैं, आप आनंद जी से शुरुआत कर लेते हैं। आनंद जी, आपको आखिरकार हर चीज़ों में राजनीति क्यों दिखाई दे रही है? ये तो ध्यान मग्न होना एक अच्छी बात है, आध्यात्मिक चेतना की भावना है। आप भी अपनी तरफ से जाइए और ध्यान मग्न होने की कोशिश कीजिए, ये तो अच्छी बात है। इसमें क्या आपको ऐसा ऐतराज दिखाई दे रहा है? देखिए, ध्यान लगाने से किसी को आपत्ति नहीं है, और दरअसल ये ध्यान बगुला ध्यान है। इसकी नियत पर और इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है। ध्यान तो मेरे ख्याल से वो पुलिस के सुरक्षा कर्मी लगाएंगे जो 2000 पुलिस सुरक्षा कर्मी जो सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। जब देश में 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास है, जो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है और बहुत सुरक्षित आवास है, तो वहां क्यों ये ध्यान नहीं है? और बिना टीवी कैमरों के ध्यान लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान तो व्यक्तिगत है, साधना व्यक्तिगत होती है। उसका इतना प्रचार और उसकी टाइमिंग को लेकर हमने सवाल उठाए हैं। ध्यान करने पर आपत्ति नहीं ली है, और उसके राजनीतिक इस्तेमाल पर और मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। तो ये आपत्तियां हैं, इन आपत्तियों पर बात होनी चाहिए। जैसे ये केदारनाथ की भी आपने बात की, सारी बातें ठीक है, लेकिन इन सब प्रश्नों के बीच में कि अचानक से चुनाव के समय और फिर इसका लाइव टेलीकास्ट लगेगा, लगातार चलता रहेगा, ये सारी चीजें दिखा रही है कि ये बगुला ध्यान है। और बगुला जिस तरह नदी या पानी में मछलियों के शिकार के लिए ध्यान लगाता है, उसी तरह का ये कहीं वोटों के शिकार पर नजर तो नहीं है। ये असली सवाल है जी। इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया तो आपने सुना डॉक्टर वाजपेयी की कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर आनंद जी का क्या कहना है, आनंद जाट जी का क्या कहेंगे आप कि राजनीति के लिए ये पूरा कार्यक्रम, ऐसा आरोप है कांग्रेस का, चुनाव आयोग तक भी वो पहुंची है कि ये कहीं ना कहीं वोट आकर्षित करने की एक योजना है, ऐसा भी आरोप है कांग्रेस का। जी देखिए, 2 प्रकार की बातें ध्यान में आती हैं। हालांकि बड़े पूज्य महाराज जी पैनल पर है, तो मैं उनसे अनुमति लेके इस विषय में बोल रहा हूँ कि ध्यान की हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, और विपश्यना की भी एक परंपरा है। तो विपश्यना जो होती है, जो चंचल मन होता है, व्यथित मन होता है, उसको शांत करने की एक प्रक्रिया होती है। और ध्यान जो होता है वो समाधान को और स्पष्ट करने के लिए, जो मस्तिष्क में मस्तिष्क की सकारात्मक ऊर्जा है उसको और स्पष्ट करने के लिए जो साधना की जाती है, अपने अपने तरीके से सभी लोग करते हैं। चाहे वो एक स्कूल का विद्यार्थी हो जिसको जो ध्यान लगाता है, पढ़ने में मन लगाता है, से लेकर आगे तक का व्यक्ति हो। दूसरी बात देखिए, मेरा ये कहना है कि सुरक्षाकर्मी, अब मैं भी ये कहूँ कि भाई सोनिया जी जब खाना खाती हैं तो सैकड़ों सुरक्षाकर्मी बंगले पे लगे रहते हैं, वो हट तो नहीं जाते शरद जी। तो ये सब लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि अंडर थ्रेट भी हैं, इसीलिए इन सब की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। चाहे वो राहुल हों, चाहे वो प्रियंका जी हों, चाहे वो सोनिया जी हों, तो हम एक दूसरे की सुरक्षा, और देश के प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे किसी भी दल से आए हों, तो उस पर कटाक्ष करना मैं नहीं समझता। उनका मूवमेंट कहीं भी होगा तो स्वाभाविक है कि माना जाएगा।
दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है शरद जी, वो ये है कि आज चुनाव प्रचार लगभग 100 दिन से ऊपर हो गया है, 206 से अधिक वो रैलियां कर चुके हैं। वो यदि अब अपने इस दौर को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना चाहते हैं, कहीं बैठकर वो योगी आदमी आप जानते हैं, उनका मन ही केदारनाथ और अमरनाथ और सब यहाँ लगता है, कोई पहली बार तो बैठ नहीं रहे हैं। तो कन्याकुमारी जी की माता जी का जो मंदिर है वो 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, बहुत पवित्र स्थल है। और वहां पर कोई पवित्रता से जाता है, कोई भी जाता है, हम तो कहते हैं उसको अच्छा माना जाता है। बिल्कुल, और अंतिम बात जो मैं कह रहा हूं बार बार, मीडिया कवरेज। देखिए शरद जी, आप और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपने हम पैनल पर किसी को पैसे दिए हैं क्या, बुलाया है क्या, आपको दिए गए हैं क्या, बुलाया है क्या? तो जब कैंपेन आप उसको कहते हैं शरद जी, जब उसको हम पुश करते हैं, बुलाते हैं, तो मुझे लगता है मीडिया का भी अपना एक स्वतंत्रता का अधिकार है। राहुल जी भी कहीं निकलेंगे तो उनको कवर किया जाएगा। विद्वान लोग ये भी जानते हैं कि पापाराजी दुनिया की एक बहुत फोटोग्राफर्स के ये इतना नकारात्मक नहीं होना चाहिए मेरा। हाँ, कि वो आप बुलाएं ना बुलाएं, आप अगर सेलिब्रिटी हैं तो वो आपके फोटोग्राफ्स के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हेलीकॉप्टर्स हायर करते हैं, और ये चीजें हैं। राहुल गांधी विपश्यना के लिए जाते हैं, उस समय भी क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप चुनाव के समय जा रहे हैं कि बिना चुनाव के समय जा रहे हैं? आपको कैलाश पर्वत मन मोहता है आपके दरअसल कर्मी लेकर जा रहे हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि राजनेताओं के प्रति जो हमारे मन में संदेह का भाव है कि उनके हर काम को हम जोड़ते हैं कि अब राहुल गांधी जी जा रहे हैं उज्जैन के प्रख्यात शिव मंदिर में, तब भी हम कह रहे हैं कि वोट के लिए जा रहे हैं, जनेऊ पहन ली है कोट के ऊपर। ये दरअसल उसी संदेह का विस्तार है जो राजनेता के साथ अभिन्न रूप से जुड़ता है। अवधेश पुरी जी की तरफ चलूंगा मैं, एक क्विक टिप्पणी उनकी। संदेह बड़ा जबरदस्त है, रस्सी भी सांप लगने लगती है, और ये इतना भयानक और इतना भयावह होता है कि इससे शायद ही कोई बचा हो। पराजय की आशंका, कहीं असफल ना हो जाऊं इसकी आशंका। अब प्रधानमंत्री गए हैं तो उसके पीछे भी नाना प्रकार की सोच है कि साहब इससे वोट मिल जाएगा। अब 58 सीटें हैं, क्या ये सारी 58 सीटें ध्यान करने के बाद उनके पास पहुंच जाएंगी? क्या इस पे इतना असर हो जाएगा कि चुनाव पर ये असर डाल देगा 58? और अगर जाना ही था तो चुनाव के पहले चले जाते, बीच में चले जाते, जब 250-300 सीटें दांव पर थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इक्वली हर राजनेता पर ये संदेह का बाण चोट करता है, वो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो। जी बताइए पुरी साहब। जी प्रणाम करूंगा आप स्वामी जी। जी प्रणाम शरद जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारत की भूमि आध्यात्मिक भूमि है जी, धार्मिक भूमि है। सनातन की चेतना ही ध्यान है। ध्यान के द्वारा ही यहाँ बड़े बड़े काम किए गए हैं। जो काम व्यक्ति बहिर्मुखी वृत्ति के द्वारा नहीं कर सकता, वो अंतर्मुखी वृत्ति में जाकर के ध्यान के माध्यम से करता है। तो मैं तो कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि हमारी जैसी भावना होती है, जैसी हमारी वृत्ति या दृष्टि होती है, सृष्टि हमको वैसी ही नजर आती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो कांग्रेस का ये जो कहना है कि बगुला ध्यान है, तो हो सकता है कि कांग्रेस की दृष्टि बगुला दृष्टि हो, तो अब उस ध्यान में बगुला नजर आ रहा है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि मोदी जी एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी हैं, और धर्म और अध्यात्म से प्रारंभ से वह जुड़े रहे हैं। अध्यात्म और ध्यान ये सब उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, और पूरा देश इसको बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देखता है, बहुत ही पॉजिटिवनेस के साथ हर व्यक्ति देखता है। और मुझे लगता है कि राष्ट्र कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है, जब एक आम आदमी को, जिसको स्वयं का जीवन जीना है, व्यक्तिगत जीवन जीना है, तब उसको अपने मस्तिष्क को संतुलित करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। तो जिसको पूरा राष्ट्र संचालित करना हो, पूरा देश चलाना हो, तो उसको तो फिर ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि अभी आप वाजपेयी जी कह रहे थे कि इतनी 200 से अधिक रैलियां वो करके गए हैं, तो आखिर एक व्यक्ति का मस्तिष्क है, इतना सारा जब उसके ऊपर वजन आया, तो वो उस वजन को कम करने के लिए थोड़ा सा रिलीफ चाहते हैं, और अगर मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये तो एक आदर्श बनता है देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, कि एक देश का मुखिया जैसे उसे थोड़ा समय मिलता है तो वो आध्यात्मिक की ओर बढ़ता है, वो ध्यान की ओर बढ़ता है, वो अपनी सनातन संस्कृति की ओर बढ़ता है। मोदी जी ने कभी, मैंने देखा कि कपड़ों के ऊपर से जनेऊ नहीं पहना,
तो ऐसी कोई क्रिया आती है तो बगुला भक्ति वाली बात समझ में भी आती है। लेकिन जब वो प्रत्येक, अभी हम भगवान राम मंदिर की जब स्थापना हुई उस दिन हम देख रहे थे, मोदी जी को जब ये कहा गया कि आपको स्थापना करनी है तो एक आध दिन आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो उन्होंने 11 दिन तक व्रत किया, उन नियमों का पालन किया। इससे पूरे राष्ट्र की भावना, पूरे देशवासियों की भावना उनके प्रति बहुत ही सकारात्मक हुई। तो ऐसे ही मोदी जी समय समय पर तो स्टेप लेते हैं। मुझे लगता है कि धर्म और संस्कृति और राष्ट्र के लिए, कल्याण के लिए आवश्यक है, इसलिए इसको इतना नकारात्मकता के साथ नहीं देखना चाहिए। एक बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि हमें किन चीज़ों पर कैसे ये चुनाव एक दूसरे को लेकर नकारात्मक बयानबाजियों का भी चुनाव रहा है, और शायद कड़वाहट अब फिजाओं में इतनी घुल गई है कि अब एक दूसरे के प्रति पहले आप ठीक होइए में ही सारी बात खत्म हो जाती है। बहरहाल एक खबर भी हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री के ध्यान पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शिकायत की है। दरअसल अगर हम बात करें, गुरुवार शाम को पीएम नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं, जहां पर उनका ध्यान का कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के मतदान से पहले पीएम का ये कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने पीएम के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। वहीं ममता बनर्जी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि पीएम की साधना पर विपक्ष को क्यों आपत्ति है और इसका कोई भी आधार नहीं है। तो सुन लीजिए पहले पक्ष विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी की ध्यान साधना पर क्या टीका टिप्पणियां की हैं। चुनाव वाले दिन सारे कैमरों को लेकर के आप कन्याकुमारी और दिन भर चलना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है प्रधानमंत्री जी की। इसी के लिए हमने कहा है वो 2 तारीख से लेकर के लगातार, चूंकि अब रिटायर होने जा रहे हैं, लगातार एकांतवास करें, लगातार वो ध्यान लगाएं, प्रभु की भक्ति में लीन रहें। वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि वो उनको सद्बुद्धि आए, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, निरोग रखे। लेकिन 1 तारीख को सारे कैमरों के साथ अगर प्रधानमंत्री जी दिन भर दिखाई देंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाएगी। मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। पहले भी प्राचीन काल में जब सुरासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, जब आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी तो उनके विनाश के लिए ऋषि मुनि महात्मा साधना करते थे, जप तप और साधन करते थे। तो मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा को अर्जित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस समय स्वामी विवेकानंद की शरण में गए। सनातन कार्य के लिए वो उस भाव से जा रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। गजब बात करते हो भाई। जिस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने चुनाव आयोग के पास जाकर और इस पे आपत्ति किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि अब समापन की ओर चुनाव है और अब जाकर वो कह रहे हैं कि आचार संहिता का प्रधानमंत्री जी उल्लंघन कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं कि क्या ये वाकई आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने की चीज़, जैसे कि आचार्य प्रमोद जी कह रहे हैं, या फिर तमाम अलग अलग नेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं। हालांकि ये राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन बड़ी बात है कि चुनाव की आखिरी रैली में मोदी हमलावर नजर आए। पंजाब में होशियारपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ,
जरूरत पड़ी तो आपकी 7 पीढ़ियों की पोल खोलकर रख दूंगा। चलिए सुनते हैं। सिर्फ 26 जनवरी में परेड के लिए सेनाएं तैयार नहीं की जाती है, सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। डॉक्टर साहब देखिए, हमने अक्सर देखा मोदी के अलग अलग अंदाज देखे, लेकिन इस तरह से इतना क्रोधित, इतना गुस्से में उनको बहुत कम देखा है। और साफ तौर पर वो एक प्रकार से वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि चुनाव प्रचार में उनकी अभिव्यक्ति जो होती है वो कई बार जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं उनके भाषणों का पलटवार भी होती है। तो वो उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है या जिस प्रकार की, जैसे अभी आप इन्हीं को सुन रहे थे प्रतिपक्ष के युवा नेताओं को, तो स्वाभाविक है कि उसका जवाब वो दे रहे थे। लेकिन यदि नीतिगत रूप से देखें तो ये बात सच है कि सेनाओं का जो शौर्य है उससे वो जानी जाती हैं, और उसके प्रदर्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दुश्मन को उसके दर्शन हो और उसके लिए उसको तैयार किया जाए। तो ये तो कौटिल्य का नीति वाक्य है, तो ये अकाट्य है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बात है। लेकिन मैं एक जो बात और कहना चाहता हूँ शरद जी, कि देखिए, धर्म व्यक्ति का निजी विषय है, और धर्म व्यक्ति का यदि निजी विषय है तो देश के प्रधानमंत्री जिस धर्म से आते हैं, यदि वे सनातनी हैं और अपनी सनातनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, तो उन्हें उसकी आज़ादी दी जाना चाहिए शरद जी। और एक बहुत बड़ी बात जो कालांतर में खो गई है, मुझे लगता है कई राजनेताओं से होती है दल से ऊपर होके, और वो ये है कि हम आलोचना और विरोध का अंतर भूल गए। समझ लें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज आपके माथे पे तिलक है, आनंद जी को मैं देख रहा हूँ, उन्होंने भी किसी प्रक्रिया के तहत अपने सर के बाल जो हैं किसी संस्कार से गुजर कर उन्होंने किया है। अवधेश पुरी जी भगवा वस्त्र में हैं। अब मैं ये सवाल खड़ा कर दूं कि आप अगर टीवी स्टूडियो में आएंगे तो किसी धार्मिक वेशभूषा में ना आए, किसी धार्मिक उसको, ये तो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है कि वोट करने जाएं तो आप कोई रिलीजियस चिन्ह नहीं होना चाहिए आपके पास। आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनके पास इसके पक्ष में या इसके विरोध में कोई दलील है। जी, ना ये साधारण समय है और ना प्रधानमंत्री साधारण व्यक्ति हैं आपकी और मेरी तरह, इसलिए ये सवाल पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। चुनाव जो है उसके लिए फेयर प्ले फील्ड की बात होती है कि दोनों पक्षों के लिए समान मौके होंगे, समान तरीके से लड़ा जाएगा। और इसलिए चुनाव आयोग एक बीच की संस्था है जो संवैधानिक संस्था है। तो चुनाव आयोग से अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो सवालों का जवाब वाजिब तरीके से आना चाहिए। आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव के पूरे कार्यक्रम के दौरान 421 बार मंदिर मस्जिद शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि बेरोजगारी, महंगाई और ये जो तमाम जो मुद्दे देश की जनता फेस कर रही है उस पर बात नहीं की है। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री किस नैरेटिव पर बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री माइनॉरिटी को घुसपैठिया कहते हैं, देश के नागरिकों को वक्त कम है आनंद जी, वक्त कम है, चीजें हैं कि जल्दी कमेंट लेना चाहूंगा। ध्यान लगाना चाहते हैं आपके प्रश्न पूछने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अधिकार संविधान प्रदत्त है विपक्ष के पास, और आपने ठीक कहा है। तो ये प्रश्न आप लेकर गए हैं, एक संविधान सम्मत और संवैधानिक अधिकार प्रदत्त मिलेगा, उत्तर मिलेगा ही, और उसके बाद भी संतुष्ट होना ना होना वो भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप उसके विरुद्ध भी निरंतर अलख जगाते रहें, ये भी आपका अधिकार है, जैसे बीजेपी का अधिकार है या जैसे मीडिया का अधिकार है। और इस अधिकार पर कभी भी किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के इस विराट लोकतंत्र की शक्ति इसी में निहित है कि यहाँ आलोचना भी आपको खुलकर करने की स्वतंत्रता है। और इस समय सबसे आनंदित भाव से सोशल मीडिया उसके प्रवाह को लेकर आगे बढ़ रहा है।
जहां संपादक नाम की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अनेक संपादक हैं जो अपने विवेक के अनुसार वहां धारा निरंतर चिंतन की प्रवाहित कर रहे हैं। अवधेशपुरी जी, समय कम है, 20 सेकंड में एक आपकी कंक्लूडिंग टिप्पणी। जी, मैं तो चाहूंगा कि मोदी जी अपने व्यक्तित्व के द्वारा इस सनातन धर्म के जितने अनुयायी हैं उनको भी और दूसरे लोगों को भी अपने 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 इन कार्यों से बहुत ही गर्व की अनुभूति कराते हैं। तो आज भी हमको बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस राष्ट्र का ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि धर्म और आस्था की गहराई तक जाता है, उसके बिल्कुल तल पर जाकर के अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस राष्ट्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है और कांग्रेस को भी कम से कम इस क्रिया से उनको और प्रेरणा लेनी चाहिए, न किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए। बाकी काम चुनाव आयोग का है। भाजपा के प्रवक्ता हुए जा रहे हैं। आपको तो सभी सनातनी भाजपा ही लगते हैं सर। 2018 में नहीं, मैं खुद नहीं, कोई बात, मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर वाजपेयी। 2018 में गलत रास्ते पे 2018 में प्रमाण पत्र की कतई आवश्यकता नहीं। आपके प्रमाण चलिए मुझे लगता है इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत प्रेम से इस चर्चा को आगे बढ़ाया है, बहुत सहिष्णुता से आगे बढ़ाया है। और मुझे 2018 याद है जब इंदौर में राहुल गांधी जी आए थे और प्रश्नकर्ता यही कम बुद्धि वाला एंकर था जिसकी बुद्धि पर ढेरों सवाल हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि सही बात है कि कम अकली पर किसी का अधिकार एकाधिकार नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम जैकेट वाले इस समय सबसे कम अक्ल लोग हैं। राहुल जी से मैंने उनके कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर प्रश्न किया था और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे ज़्यादा 5 मिनट जाते हुए दरवाजे के पास रुककर उन्होंने 5 मिनट उत्तर दिया था कि मैं उस अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद को कैसे आपके सामने रखूं, क्या आप गए हैं वहां? लेकिन अब अगर उनके इस 5 मिनट के वर्णन को उनकी धार्मिकता मान लिया जाए या ये मान लिया जाए कि ये चुनाव जीतने के पहले आ रहे हैं और इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, तो तमाम बातें हैं। लेकिन आलोचना बिल्कुल अधिकार है कांग्रेस का भी, बीजेपी का। जी, आप अगली खबर की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ी खबर जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बनाम आ रही है। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान सामने आया है, कांग्रेस को हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है, ये कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद पर आपत्ति क्यों नहीं है, देश की जनता अपना मत दे चुकी है, ये कहना है सिंधिया का। और ये भी आपको बता दें, पहले सुनिए ये। जी, कांग्रेस को तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है। ये तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को अपने ऊपर आपत्ति क्यों नहीं है। चलिए, आपको जल्दी से ये भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर लीडर बीजेपी उमा भारती जी ने कुछ समय पहले बंसल न्यूज़ पर एक बड़ा खुलासा किया था। इस पर आप माने या ना माने की तर्ज पर यह बात है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। तो पीएम की अध्यात्म की धारा पर, नरेंद्र मोदी जी की अध्यात्म की धारा पर उनकी टिप्पणी थी। सुनिए, बड़ी खास टिप्पणी थी उनकी और सिर्फ उनका दावा था कि बंसल न्यूज़ से ही कही है ये बात। मैं वहाँ बैठ गई, अरे बाप रे, मैं बंसल न्यूज़ को बता रही हूँ ये बात। देखो, पहली बार मैंने अपने जीवन में किसी को नहीं बताई। हाँ, तुमको बता रही हूँ। मैं वहाँ से बैठ गई ध्यान में बाबा के सामने। वो बहुत विचित्र जगह है, हो सकेगा तो मैं आपको फोटो भिजवाऊंगी, आप बंसल न्यूज़ पे दिखा देना। हाँ, वहाँ महाअवतार बाबा जी का चित्र है, वहाँ दिया जलता रहता है पूरे समय और लकड़ी का वो पूरा मंडप है छोटा सा, उसमें ध्यान लगा। वहाँ लगता है बहुत लोग ध्यान लगाए और वो हमें दिख नहीं रहे हैं। हाँ, वो दिखते नहीं हैं वो लोग। तो मैं ऐसे बैठ गई, तो महाअवतार बाबा जी ने मुझे कहा कि खबरदार जो मोदी के लिए कुछ हाथ लगाया उसको, मैंने भेजा है उसको। हाँ, उसके बाद से फिर मेरा मोदी जी के प्रति दृष्टिकोण बदल गया कि इनसे लड़ना झगड़ना तो है लेकिन इनको कमजोर कभी नहीं होने देना है। और मैंने मोदी जी को ये प्रसंग तो नहीं सुनाया, लेकिन मैंने उनको मिल के कहा कि एफिडेविट तो मैंने दे दिया आपकी इच्छा के विरुद्ध, गंगा को बचाना जरूरी है, लेकिन भाई, मैं उनको भाई कहती हूँ, उनका भाई, मैं आपकी आलोचना कर सकती हूँ लेकिन आपका अहित कभी नहीं होने दूंगी। कभी भी अपने जीवन की कीमत चुका करके भी आपको आपकी रक्षा करनी होगी तो करूंगी। चलिए, तो आपने देखा, एक गहरी भावनात्मक टिप्पणी है उमा जी की। और ये जो भी अध्यात्म की धारा में चलते हैं वो इस तरह के अनुभवों की बात, या हमारी पत्रकारिता की ज़ुबान में कहें तो ऐसे दावे करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि दावा शब्द पत्रकारिता में हम कहेंगे लेकिन ये बातें सामने आती। सभी मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि बड़ी गरिमा से वो इस परिचर्चा में, इस डिबेट में इसका हिस्सा बने। बहुत धन्यवाद करते हैं। और ललित, अब इजाज़त लेने का वक्त है,
तो हम लेंगे इजाज़त और आप बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।